अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज भी हम सबसे पहले रुख कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर अफ्रीकी मुल्क सूडान का, जहां 4 रोज़ बाद बिलाखिर पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स और फ़ौज में जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। दोनों फोर्सेस ने 24 घंटों के लिए अब जंगबंदी का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने खूनी हमलों को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है। फ़ौज और RSF के सरबराहान से उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की और इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए इन दोनों फ़रीक़ैन को रज़ामंद किया। इत्तलात हम तक ये आ रही हैं कि आर्मी चीफ़ की जानिब से बगावत करने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को बागी करार देकर सूडान के अंदर तहलील कर दिया गया है। नाज़रीन, सूडान में हालिया कशीदगी भी RSF को तहलील करने पर शुरू हुई थी। आपको ये भी बताऊं कि हफ्ते के रोज़ से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद जो है अब आज 200 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। दारुल हुकूमत है यहाँ का खर्तूम, जहाँ यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर जो हैं उनके घर पर हमला भी किया गया है। बहुत सारी और तशवीशनाक खबरें भी यहाँ से आ रही हैं। सूडान ही में पता ये चला कि अमरीकी सिफारती कॉन्वॉय जो था यहाँ पर, एक जो काफ़िला यहाँ पर जा रहा था, उसको भी निशाना बनाया गया। उसमें भी कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे नवाही इलाके हैं इस वक्त सूडान के, जहाँ पर राब्ता जो है वो लोगों का आपसी मुमकिन नहीं है। खुराक भी इवन वहाँ पर पहुँचाना पॉसिबल नहीं रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा है, मुतादिद फलाही तंजीमें हैं, उनके 3 मुलाजिमीन की हलाकत हुई थी और उसके बाद से मुल्क में जो आर्जी तौर पर अपनी सर्विसेज हैं वो इन इदारों ने मुअत्तल कर दी हैं, जहाँ मुल्क की 1/3 आबादी जो है इमदाद की इस वक्त शदीद ज़रूरत रखती है। लेकिन अब ये जो ज़रूरत है ये पूरी नहीं की जा पा रही है। क्यों? क्योंकि ये तंजीमें, जिनके लोग इसमें जिनकी जानें गई हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ पर काम नहीं जारी रख सकते, क्योंकि हमें हमारे लोगों की जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। तो ये भी वहाँ के शहरियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी एक ख़बर थी और ये उस बुरी सूरत हाल का सामना भी करें। कुछ मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या मनाज़िर इस वक्त आप सड़कों पर देख रहे हैं। जो बागी हैं वो गाड़ियाँ उलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो जनाजे हैं जो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं उन लोगों के जिनकी डेथ्स हुई हैं। नाज़रीन, सूडान में लेकिन ये जो हालिया जंगबंदी हुई है ये अब कितनी मुअस्सर साबित हो सकती है। 200 डेथ्स तो हो चुकी हैं, आवाम की मुश्किलात तो बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब इन मुश्किलात में कमी क्या लाई जा सकेगी? ये जो जंगबंदी एक मुआहदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या इससे सूडान की सिचुएशन बेहतर होने जा रही है? ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको एक पैकेज के अंदर दिखाऊंगी, फिर मेरे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे फ्रांस से, यूनिस खान साहब, उनसे इस सिचुएशन पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाएंगे आपको एक। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूब में शदीद लड़ाई के बाद हरीफ फौजी कमांडरों ने मंगल की शाम से 24 घंटे की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन से फोन पर गुफ्तगू के बाद जंगबंदी का ऐलान किया है। सूडान की हुक्मरान फौजी कौंसिल के रुकन जनरल शमसुद्दीन कबाशी ने अल अरबिया टीवी को बताया कि जंगबंदी मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू हुई और तयशुदा 24 घंटों से आगे नहीं बढ़ेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने आर्मी चीफ और ISF के सरबराह से अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ताकत की कशमकश में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और दहाइयों की अमरीत और फौजी हुक्मरानी के बाद सिविलियन इंतकाल इक़्तिदार के लिए बैनुल अक़वामी हिमायत याफ्ता मुआहदे को पटड़ी से उतार दिया गया है। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सूडान के दारुल हुकूमत में चौथे रोज भी फायरिंग की आवाजें गूंजती रहीं और इसके साथ ही जंगी तैयारों और धमाकों की आवाजें भी
मुतासिर हैं, जिससे राब्ते महदूद हो गए हैं। खुर्तूम और दीगर शहरों के हवाई अड्डे बंद हो चुके हैं, जबकि जमीनी रास्तों से भी गुजरना मुश्किल हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्थ का कहना है कि ये लड़ाई पहले से ही नाजुक सूरत हाल से दो चार तसादुम को बढ़ा रही है, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और इंसानी हमदर्दी के शराकतदारों को सूडान भर में 2050 से जायद प्रोग्रामों में से बहुत को आर्जी तौर पर बंद करने पर मजबूर कर दिया है। यूनुस खान मौजूद हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रांस से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं इस मामले पर। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम आसमा। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आई नो आप बहुत बिजी रहे हैं, सारे मामले पर मुख्तलिफ टीवी चैनल से बात करते रहे। अभी हमने एक बड़े इंटरनेशनल चैनल पर जब आप अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे वो भी देखा, तो फिर हमें लगा कि हमें आपसे बात करनी चाहिए, इस बारे में मज़ीद जानना चाहिए आपसे। पहले तो यूनुस खान ये बता दीजिएगा कि अभी जो इत्तलात आ रही हैं कि मुआहदा तय पा गया है पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है और जो यहाँ की फ़ौज है उसके दरमियान, कि अब जंग बंदी कर ली जाएगी। ये कोई आर्जी मुआहदा है, आर्जी जंग बंदी है, मुस्तकिल जंग बंदी है, ये क्या मामला है? और फिर ये जो एक पाबंदी लगा दी गई है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर, ये क्या मामला है? ये इसी से जुड़ा है सारा? देखिए, इसमें अभी कुछ डेवलपमेंट अभी कुछ मिनट पहले हुई थी और उसमें ये थी कि जो फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह, उन्होंने मुकामी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हम 24 घंटे की जो सुलह के लिए हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस रिपीट सपोर्ट फोर्सेस हैं, जिसको आरएसएफ भी कहते हैं, वो हमले की तैयारियां कर रहे हैं। तो हम इस सिलसिले में हमें मुख्तात रहना पड़ेगा। वहां पर जो हमें मुकामी साफियों से भी बात हुई है, तो जिस टाइम से जब बात हुई थी कि जंग बंदी होगी, उसके बाद भी वहां पे धमाके और लड़ाई की बातें हो रही हैं। तो जो जमीनी हकायक है वो यही लग रहे हैं कि अब तक जंग बंदी नहीं हुई और बहुत से मुकामात पर अभी भी खाना जंगी हो रही है और लड़ाई हो रही है। बहुत सारी मकामात पर खाना जंगी है, लड़ाई हो रही है। अब इसमें जाहिर है जब भी कहीं पर ऐसी सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा पिस रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसकी वजह से यहाँ के आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं यूनुस, वो आप भी जानते हैं कि यहाँ जो फूड प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फूड प्रोग्राम्स के तहत जो लोग काम कर रहे थे उनकी जो हलाकतें हुई हैं 3 लोगों की, उसके बाद से ये जो फूड प्रोग्राम है ये रोक दिया गया है। तो इस सिलसिले में कुछ इत्तलात हैं, ये बहाल किया जाएगा, लोगों तक मदद पहुंच रही है। बहुत सारे नवाही इलाके जिनका राब्ता कट चुका है दूसरे इलाकों के साथ, यूनुस उनके बारे में क्या इत्तलात हैं? देखिए, अभी हफ्ते से तो अभी ये हालात है कि लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। बिजली जा चुकी है, लोगों को पानी पीने के पानी तक दस्तयाब नहीं है। अमवात हुई हैं, 200 से ज्यादा अमवात हुई हैं और ये वो अमवात है जो कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी आई हैं। इससे ज्यादा जो अमवात है वो रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो फूड प्रोग्राम के जो इंचार्ज थे उनका कहना है कि हमारे 3 वर्कर मारे गए और इन हालात में हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन के सफारतकार के घर पर भी हमला और जो एक कन्वाय पे अमेरिकन सफारतखाने के कन्वाय पर हमला किया गया था। उसके बाद बैनुल-अक़वामी जो इमदाद करने वाली जो इदारे हैं वो और तंजीमें हैं और जो वो तमाम बहुत मुहतात हो गई और उन्होंने कहा है कि जब तक जंगबंदी नहीं होती हम कोई भी मदद देने से कासिर हैं। ठीक है, कोई भी मदद देने से कासिर है, लेकिन ज़रा कुछ इस पे भी नज़र डाल लेते हैं कि सारी सिचुएशन हुई क्यों है। यूनुस, जब हम सूडान के बारे में सुनते हैं तो हम देखते हैं कि एक ये फोर्सेस, बागी फोर्सेस, और दूसरा यहाँ की फ़ौज जिसने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, इनके दरमियान ये क्लैश है। और उससे पहले, इस क्लैश से पहले, इस तजाद से पहले, इस तसादुम से पहले हम देखते हैं कि सूडान की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर थी, इसकी बरामदात बहुत ज़्यादा थी, यहाँ सोने की कानें मौजूद हैं। तो जिस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में सोने की कानें मौजूद हैं उसकी हालात तो बहुत बेहतर होने चाहिए, और कभी ये हालात बेहतर थे भी। तो जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है इसका, ये जो सारी चीज़ इस वक्त हो रही है सूडान के अंदर? देखिए, 2019 तक यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत थी और कोई भी जमहूरी हुकूमत हो, बुरी से बुरी भी जमहूरी हुकूमत हो, अमरीयत से बेहतर होती है। 2019 में जब तख्ता उलट दिया गया उसके बाद यहाँ पे
फौजी डिक्टेटर ने यहाँ पे सारा संभाला है। तो उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि 2013 को जो आरएसएफ है इसकी तश्कील की गई थी और ये एक फौज के मद्देमुकाबिल एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो बन गई थी। और अब इसके पास 3 सोने के जो वहां पे जो ज़खायर है उसके ऊपर उस पर भी ये काबिज है। तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि ये जो पहला मिलिट्री फोर्सेस है जिसमें जो फौज के सरबराह है जनरल अब्दुल फातिहा और जो आरएसएफ के जो जनरल मोहम्मद हमदान, इनमें जो ये ताकत चाहते हैं। और अब जो इनमें बातचीत हो रही थी उनमें ये हो रही थी कि हम जो हुकूमत है वो सिविल हुकूमत को हवाले कर देंगे और आरएसएफ को फौज में जम कर देंगे। जिसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें ये जनरल हमदान का कहना था कि जो सरबराही होगी वो फौज की वो किन के हाथ में होगी। उस हवाले से फिर मामला बिगड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है, और इसमें कितना अरसा लगना चाहिए जम करने में? 10 साल होने चाहिए, 2 साल होने चाहिए? इस पर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था और सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन किसी तरह संभल सकती है सिर्फ इस जंग बंदी के ऐलान से, या कुछ मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है और ये इंटरनली सब हो जाएगा, मामला हल हो जाएगा? या आपको लगता है कि नहीं, कुछ बैरूनी क़ुव्वतों को भी इसमें अमल दखल कुछ उसका होना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए किसी को? देखिए, इसमें तो जो जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, जिसमें चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया, रूस हो गया, सब ने अपने तौर पर राब्ते किए हैं और उनको कहा है कि तहम्मुल से काम लें। लेकिन आज जो फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फातिह है, उन्होंने कहा है कि जो आरएसएफ है उनको 2 हमसाया ममालिक से सपोर्ट हासिल हो रही है, हम इसको तहलील कर रहे हैं। आरएसएफ की तहलील तक लड़ाई होगी, जबकि आरएसएफ का कहना है कि वो जब तक तमाम मुल्क पे कब्जा नहीं कर लेती, जो फौजी छोड़ियां हैं उन पे कब्जा नहीं कर लेती, लड़ाई जारी रहेगी। तो दोनों की तरफ से पोजीशन बहुत हार्ड लाइन है और अभी हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि दरमियान में कोई जंगबंदी की जो अभी बात भी हो रही है, जो कुछ घंटे पहले हुई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी तक खाना जंगी है, अभी तक जो मुआहदे हुए हैं उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, बहुत सारे ममालिक हैं जिनके लोग जो हैं वो भी यहाँ पर फंसे हुए दिखाई देते हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है एयरपोर्ट्स पर, कुछ ऐसा माहौल है इस वक्त मुल्क के अंदर कि जो लोग इस मुल्क को छोड़ कर जाना चाहें? जैसे जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग शुरू हुई थी तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूक्रेन से निकल गए थे, उस पड़ोस ममालिक के अंदर चले गए थे। सूडान में ये भी पॉसिबल है, या जो लोग फंस चुके हैं वो बस वहीं फंसे रहेंगे अभी इस सिचुएशन में? देखिए, जो मौजूदा हालात है उसमें तो रोड ट्रैफिक सारी ब्लॉक है, एयरपोर्ट के सारे हवाई अड्डे बंद है और जो सरकार जो फौज के सरबराह है उनका कहना है कि एयरपोर्ट हमारे कब्जे में है, जबकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो कह रहे हैं हमारे कब्जे में। तो अब मौजूदा सूरत हाल में तो कोई भी फ्लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं है। लेकिन बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उनकी ये कोशिश है कि वक्ती तौर पे अमन आए और जो वहाँ पे जो डिप्लोमेट और जो लोग हैं उनको निकाला जा सके। तो इस हवाले से सफारतकारी जारी है और दोनों तरफ से जो पहला मिलिट्री फोर्सेज है और जो फौज के सरबराह है उनसे बैनुल-अक़वामी बरादरी राब्ते में। अच्छा, बैनुल-अक़वामी बरादरी राब्ते में है तो दोनों फरीकैन की जानिब से कुछ मुतालिबात सामने आ रहे हैं। फ़ौज का यहाँ पर कहना है, क्या कहना है, और जो रैपिड फोर्स है उसकी जानिब से क्या ऐसे मुतालिबात हैं जिन पर आपको लगता है कि इसमें से ये मान लिया जाए दोनों जानिब से, दोनों फरीकैन की जानिब से, तो सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पर सही हो सकती है या एटलीस्ट थोड़ी बेहतर हो सकती है? देखिए, रैपिड स्पोर्ट्स के जो फोर्सेज हैं उनके सरबराह मोहम्मद हमदान ने यही बात की थी कि अगर इसको आरएसएफ को फौज में जम ना किया जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर जम किया भी जाता है तो जो फौज की सरबराही है वो हमारे हवाले की जाए, और अगर आपने हमें सरबराही नहीं देनी और जम नहीं करना है तो 2 साल के बजाय इसको 10 साल पे ले जाएं तो फिर उसमें बातचीत हो सकती है। जबकि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ के जो फौज के सरबराह है उनका अब्दुल फतह, उनका कहना है कि अब इसकी तहलील हो चुकी है, ये एक बागी ग्रोह है और इसको सरकोबी तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो दोनों तरफ हम देखते हैं कि एक एक्सट्रीम लाइन ली हुई है और अभी तक कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे कि कोई दरमियाना रास्ता निकाले। जनरल अब्दुल फतह ने आज ये बात भी की है कि इनको 2 हमसाया ममालिक को आरएसएफ की सपोर्ट हासिल है, लेकिन उन्होंने ममालिक के नाम नहीं लिए। ममालिक के नाम नहीं लिए हैं, लेकिन ये ममालिक कौन से ढका छुपा नहीं है जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया यूनुस खान, आप हमें आगाह कर रहे थे और सीनियर जर्नलिस्ट फ्रांस से हमारे साथ मौजूद थे और उनका तज्जिया ये कहता है, हमें ये बताती है कि अभी फौरी तौर पर
यहाँ सूडान के अंदर जो सिचुएशन है वो संभलती दिखाई नहीं देती है। पॉसिबल नहीं है कि यहाँ के आवाम को फ़ौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सके, और पॉसिबल नहीं है कि जो रैपिड फ़ोर्स है और जो वहाँ की फ़ौज है उसके दरमियान मामलात जो हैं वो जल्द निमट सकें और ये सिचुएशन जो है बेहतर हो सके। बल्कि ये ज़रूर है कि सिचुएशन कुछ ख़राब हो सकती है। खुदा नखास्ता अपडेट हम आपको करते रहेंगे। अभी हमें रुख करना है G7 ममालिक के सफारतकारों की कुछ हमें बात करनी है, जिनका अहम इजलास जो है वो जापान में हुआ है। नाज़रीन, जापान, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के वज़ीर ख़ारिजा इसमें शरीक थे। इसमें जो गुफ्तगू का महवर रहा है इस इजलास के अंदर वो रूस, चीन और शिमाली कोरिया थे। अमेरिकी वफ़द के लिए G7 सफारतकारों की मुलाकात जो है ये रूस के यूक्रेन पर हमले और चीन से निमटने की कोशिशों के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा अहम तसव्वुर की जा रही थी। नाज़रीन, G7 ने ज़ाहिर है चीन पर तनकीद के साथ साथ रूस पर पाबंदियों का सिलसिला मज़ीद तेज़ करने का फ़ैसला किया है। ये बहुत पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस इजलास के हवाले से वज़रा ने रूस की गैर ज़िम्मेदाराना जौहरी बयानबाजी और बेलारूस में जौहरी हथियारों की तैनाती की धमकी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। नाज़रीन, यहाँ ये वाज़ेह भी किया गया है की जानिब से, वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से, कि यूक्रेन में जौहरी हथियारों के किसी भी इस्तेमाल के बहुत ही ज़्यादा संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे रशिया को। थ्रेट किया गया है, धमकी दी गई है। G7 मुल्कों ने शिमाली कोरिया के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बहुत ज़्यादा खुलकर बात की है, खुलकर तनकीद की है। इनफैक्ट हर मिसाइल के तजुर्बे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो मुतादिद करारदादें हैं उनके खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया है। और यही नहीं, इस ग्रुप ने इत्तेफाक किया है कि जंगी जराइम, शहरियों और अहम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ किसी को भी इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता है। सिफारतकारों ने तालिबान से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली ख़वातीन पर पाबंदी आयद जो की गई है उसको उठाने का मुतालबा भी किया है। इस इजलास के एलामिये में मज़ीद किन उमूर पर मुत्तफ़िक होते ये वज़ीर ख़ारिजा जो हैं ये दिखाई दिए हैं। अफ़गानिस्तान पर यहाँ पर बात हो गई है, रशिया पर यहाँ बात हो गई है, चीन को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। रशिया पर तो बहुत ज़्यादा पाबंदियों की भी एक पेशगोई जो है वो कर दी गई है ऑलरेडी। ज़ाहिर उस पर पाबंदियाँ हैं लेकिन उनको मज़ीद सख्त करने की बात की जा रही है। यूक्रेन का बहुत खुलकर साथ दिया जा रहा है। मज़ीद क्या मामला डिस्कस हुए हैं, और जब अफ़गानिस्तान की बात हुई है, वहाँ पर ख़वातीन पर पाबंदियाँ हटाने की बात हुई है, तो क्या तजावीज़ दी गई हैं कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बेहतर किस तरह से की जा सकती है। ये सारी चीज़ें हमने आज एक रिपोर्ट में समझी हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ डॉक्टर आमिना महमूद साहिबा मौजूद होंगी जी, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, उनसे बात करेंगे। सात दौलतमंद ममालिक के वज़राए ख़ारजा शुमाल मशरिकी एशियाई मुल्क जापान के तफरीही मकाम कुरोइज़ावा में इकट्ठे हुए। जापान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। दुनिया को ताकत के जरिए आलमी सूरत हाल को तब्दील करने की यकतरफा कोशिशों, यूक्रेन के खिलाफ जारहियत और जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियों को सख्ती से मुस्तरद करना चाहिए। शुराका ने पहले जोर दिया कि चीन के ताइवान के लिए बढ़ते हुए खतरात और शुमाली कोरिया की तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के बिला रोक टोक तजर्बात पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। खबर इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इजलास के दूसरे रोज रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग एजेंडे का हिस्सा था। इस इजलास का मकसद G7 के रहनुमाओं की तरफ से कार्रवाई की राह हमवार करना है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने वालों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि जापान में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद आला सफारतकारों ने मॉस्को पर कोई नई पाबंदियां आयद नहीं की, ताहम इन इक़दामात से बचने और हथियारों के हुसूल में रूस की मदद फराहम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का अज़्म ज़ाहिर किया है। इस इजलास के जारी एलामिये में कहा गया कि हम रूस के खिलाफ पाबंदियों में तेजी लाने और उन्हें मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए पुरज़्म हैं। जब तक यूक्रेन अपना दिफा करेगा तब तक उसकी हिमायत करेंगे। बयान में G7 ने तालिबान हुकाम की जानिब से खवातीन और लड़कियों के इंसानी हुकूक के मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों और मजहबी व नस्ली बुनियाद पर अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक की मज़म्मत की। वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान में गैर सरकारी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली खवातीन पर पाबंदी को फौरी वापस लेने का भी मुतालबा किया। ग्रुप ने तालिबान हुकाम की खवातीन और लड़कियों के इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर कड़ी तनकीद की। तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल गैर सरकारी तंजीमों के लिए काम करने वाली अफ़गान खवातीन पर पाबंदी में तौसीक़ के बाद से आलमी बिरादरी गम व गुस्से का शिकार है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि तालिबान की जानिब से ख़वातीन इमदादी कारकुनों पर पाबंदी अहम इंसानी इमदाद के मंसूबों के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की शोबा इंसानी हमदर्दी की सरबराह मार्टिन ग्रिफ्स ने कहा था कि अगर तालिबान अपने हुक्म में इस्तिस्ना की गुंजाइश पैदा नहीं करते तो ये तबाहकुन होगा। तालिबान की जानिब से 24 दिसंबर को एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके बाद खवातीन को इमदादी ग्रुप्स में काम करने से रोक दिया गया था। महकमा सेहत में खवातीन को इस्तिस्ना दिया गया और प्राइमरी तक स्कूल तालीम हासिल करने की इजाजत दी गई। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने G7 इजलास के एलामिये की मज़म्मत करते हुए ताइवान के मामले पर बयानात को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया और अपनाए गए मौक़िफ़ को बीजिंग के खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बयानात तकब्बुर, तासुब और चीन को दबाने के मज़मूम अज़ाइम से भरे हुए थे। डॉक्टर आमिना महमूद मौजूद हैं जी, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, G7 इजलास, इसमें ज़ाहिर है जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहले से चीन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है, रशिया को बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि हदफ बना कर रखा गया है। उसके बाद बात कहीं ना कहीं हुई है अफ़गानिस्तान की, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा, अमेरिका को तो चाइना से मसाइल थे ही थे, वो हम जानते हैं कि नंबर 1 बनने की दौड़ है, सुपर पावर बनने की दौड़ है। ये बाकी ममालिक को क्यों मसाइल हो रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है अमेरिका के मसाइल के साथ? देखिए, अगर हम ग्रुप 7 को देखना चाहें तो हमें पता चलता है कि ये वो सारे कंट्रीज हैं जो हमेशा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साथ स्टैंड लेते रहे हैं और ये दुनिया की वेल्दी 3 कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और इनकी हाईएस्ट जीडीपी है। और लेकिन इसके बावजूद भी रशिया इसका मेंबर था 2014 में, उसे इसमें से निकाल दिया गया इसलिए कि उन्होंने क्रीमिया की एनेक्सेशन कर दी थी। ये वो सारे कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी पे चलते हैं और अमेरिकन आइडियोलॉजी पे चलते हैं। इस लिहाज से उनके अमेरिका के साथ कॉमन इंटरेस्ट कोई भी अजनबी की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि इसमें जापान शामिल है। इस साल जापान जो है वो प्रेसिडेंट है G7 का, और सारे जो 10 मीटिंग्स होंगी डिफरेंट लेवल की, यानी फॉरेन मिनिस्टर की, ट्रेड मिनिस्टर की, इस तरह से वो, और फिर फाइनल समिट होगी जो कि हिरोशिमा में होगी, वो भी जापान में होगी। और उससे पहले हमने देखा है कि जापान ने अमेरिका के साथ अभी डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसमें वो अपनी कोऑपरेट करेगा एशिया पैसिफिक में अमेरिका के साथ अपने डिफेंस के लिए और अमेरिका के इंटरेस्ट के डिफेंस के लिए अगेंस्ट रशिया और चाइना। तो इस पर्सपेक्टिव में हम देखें तो फिर ये बड़ा ऑब्वियस है कि जब उन्होंने रशिया को भी निकाल दिया तो इस वक्त एक नया ब्लॉक जो बन रहा है अमेरिका के अगेंस्ट, यानी रशिया और चाइना जिसमें मेन पोजीशन पे हैं, उसको काउंटर करने के लिए G7 ने सबसे पहले ये स्ट्रेटजी इख्तियार करनी थी कि किस तरह से रशिया को ब्लॉक किया जाए और किस तरह से चाइना को ब्लॉक किया जाए। और रशिया तो इस वक्त डायरेक्ट एग्रेशन में इन्वॉल्व है यूक्रेन में, लेकिन चाइना भी बहरहाल उसको कंडेम नहीं कर रहा और अपना जो नॉन अलाइंड स्टांस मेंटेन कर रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत ज्यादा एतराज है। ठीक है, अच्छा कुछ रशिया की बात कर लेते हैं अब। चाइना की तो हमने बात की। ये जो कहा गया है कि यूक्रेन रशिया जंग में वो ममालिक जिन्होंने रशिया की मदद की है उनको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, उनको ये साथ देने की जो कीमत है वो अदा करना पड़ेगी। किन ममालिक की जानिब इशारा किया गया है इन 7 कंट्रीज़ की जानिब से? इसमें भी जो सबसे पहला इशारा है वो चाइना की तरफ ही है। अदरवाइज आप देखिए कि रशिया के साथ तो डायरेक्ट ताल्लुक इंडिया ने भी रखा हुआ है, वो से फॉरेन तेल खरीदते रहे हैं, फिर उसके साथ उन्होंने रोबल ट्रेड का भी फायदा कर लिया और डी-डॉलराइजेशन कर लिया अपनी डायरेक्ट ट्रेड में। तो इंडिया का नाम इसलिए नहीं लिया कि इंडिया जो है इस वक्त यूएस का बेहतरीन फेवरेट चल रहा है, बल्कि पिछले कुछ महीनों पहले उन्हें दावत भी दी गई थी G7 में शिरकत की। और इस वक्त सिर्फ चाइना फोकस में है और अमेरिका क्योंकि ताइवान के साथ मशकिंग कर रहा था साउथ चाइना सी पे, जिस पे चाइना ने एतराज किया और चाइना ने अपनी काउंटर मशकें शुरू कर दी, तो वहां पे एक टेंशन की सिचुएशन बनी हुई है। अमेरिका इस वक्त हर लिहाज से चाइना को कंडेम करना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। रशिया इस वक्त जो है वो चाइना के साथ अलायंस बना रहा है और चाइना उसको कंडेम नहीं कर रहा। अमेरिका ने इसको फिक्स किया हुआ है कि चाइना को जो उसकी राइजिंग पावर है उसको कर्टेल किया जाए, और चाइना इस वक्त डायरेक्टली इन अमेरिका के ये जो तजाद है जिसका जिक्र आप खुद भी कर रही हैं और जो तजाद बहुत ऑब्वियस भी है जो हम देख रहे हैं कि वो ममालिक लाइक एक मुल्क है उसका साथ जो है वो कुछ ममालिक देते हैं,
उनमें से कुछ को संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और उनके साथ एक सलूक जो है बनाया गया पहले से तयशुदा वो रवा रखा जाता है, लेकिन कुछ ममालिक को उसमें इस्तिस्ना दे दिया जाता है जैसे इंडिया। वजह क्या है? ज़ाहिर इनके मफादात उससे जुड़े हैं, लेकिन ये क्या सभी जानते हैं ये फेयर नहीं है, तो इसका कुछ हल भी है? कोई सवाल उठा सकता है इन 7 ममालिक के सामने कि भाई इंडिया को इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं फिर आप? इंडिया को तो देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो तो इंटरेस्ट की गेम है। ये जो G7 है, इसमें से 4 कंट्रीज जो है क्वाड में भी शामिल हैं। आपने देखा जो इत्तेहाद एशिया पैसिफिक में बना हुआ है, और इंडिया उसका बहुत इंपॉर्टेंट होस्ट है क्योंकि इंडिया का कंट्रोल है इंडियन ओशन के ऊपर, तो उसकी फोर्सेस उन्होंने इस्तेमाल करनी है, उनके बेसिस उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, इसलिए इंडिया तो इस वक्त उनके साथ चल रहा है ना। दूसरे वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट यानी कम्युनिज्म को कर्टेल करने के लिए और चाइना को कंटेन करने के लिए, तो इसलिए भी वो उसके साथ हैं। जबकि चाइना इस वक्त उनके मफादात पे डायरेक्ट ज़र्ब लगा रहा है। देखिए, सारा मिडल ईस्ट जो है वो यूएस के कब्जे में था। उन्होंने ईरान सऊदी राइवलरी के नाम पे एक तरफ सऊदिया को किया हुआ था, हॉस्टेज किया हुआ था, और दूसरी तरफ उन्होंने पेट्रो डॉलर का उनसे यकीन दहानी की हुई थी। इस वक्त चाइना ने दोनों ही तोड़ दी। उन्होंने ईरान सऊदी राइवलरी भी खत्म करा दी और उनके दरमियान मुआहिदा करा दिया, जिससे यूनिफिकेशन ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो रही है और ये जो सेक्टरियल डिफरेंसेस है वो सारे खत्म हो गए। दूसरी तरफ डी डॉलराइजेशन की वजह से डायरेक्ट जर्ब पड़ी है अमेरिकन इकोनॉमी को। जो उनका राइज था वो डॉलराइजेशन की वजह से था। अब जब पेट्रो डॉलर खत्म हो गया तो फिर अमेरिका के लिए सरवाइव करना और अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त तो चाइना उनका डायरेक्ट राइवल है, जबकि इंडिया चाइना को कंटेन करने में उनकी हेल्प करा रहा है, तो जाहिर है प्रायोरिटी तो फिर इंडिया होगी ना। हाँ ठीक है, और आप कह रही हैं कि ये ज़ाहिर है अपनी अपनी मफादात को देखते हुए ही सारे जो हैं वो अपनी खारिजा पॉलिसी बना रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक तज़ाद ज़रूर है पॉलिसीज़ के अंदर जो बड़ा वाज़ेह है, और इसी पर अक्सर जो है वो चाइना को एतराज़ हो रहा होता है और उसका ये एतराज़ जायज़ भी है। एक और चीज़ जो इस वज़राए ख़ारिजा इजलास में डिस्कस की गई है मैम आमिना, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उन पर जो पाबंदी लगाई गई है काम करने पर, जो मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ जो ख़वातीन काम करती हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो ख़वातीन काम करती थी उसको फौरी तौर पर उस पाबंदी को हटाया जाए। मुझे मैम आमिना एक चीज़ समझेगा कि ये जो यूरोपीय ममालिक हैं इनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जहाँ बहुत सारे और इंसानी हुकूक वहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, जहाँ ख़वातीन के साथ बहुत सारी और चीज़ें की जा रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो नहीं होनी चाहिए हैं, और इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करने के बावजूद अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को वो ये मुतालिबात नहीं मान रहे हैं दुनिया के, ये मुतालिबात वो क्यों मान रहे होंगे? देखिए, ये तो उनकी गवर्नमेंट की मर्जी है ना। जब जिस वक्त दोहा मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त अफगान तालिबान ने एक्सेप्ट किया था कि वो ख़वातीन को उनके तमाम हुकूक देंगे, लेकिन मसला ये है कि जो उनका निज़ाम है उसके मुताबिक वो बेहतरीन हुकूक दे रहे हैं। उनके यहाँ खातून पे इसी तरह ही पाबंदी है जैसे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये भी यूरोपियन ममालिक का हक है कि वो मुतालबा करते रहें, क्योंकि बेसिक एसेंशियल सर्विस के लिए तो ख़वातीन की ज़रूरत है। और अफगान तालिबान को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे हेल्थ में उन्होंने अलाउ किया है कि कुछ ख़वातीन काम कर सकती हैं, क्योंकि जब किसी खातून को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे खातून ही होगी, वरना एक पर्दादार को एक मर्द तो ट्रीट नहीं कर सकता। तो ये मुतालबा कोई इतना गलत नहीं है कि ये जो हेल्थ सर्विस है, जो सपोर्ट सर्विसेज है, और ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें ख़वातीन होनी चाहिए। और अगर वो अफ़गान ख़वातीन होंगी तो इसमें फिर अफ़गान गलत नहीं है ना मैम कि वहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक तो दिए जाने चाहिए ना लोगों को, मुतालिबा तो वो भी नहीं माना गया। बहरहाल मुझे बस ज़रा ये बता दीजिएगा, चीन पर फिर से आज। जी मैम। जी, मैं ये कह रही थी कि ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मगरिब हमेशा जो है वो ख़वातीन से बात शुरू करता है, क्योंकि वो एक सप्रेस्ड फैक्शन है सोसाइटी का, और फिर ये कि वो तालिबान की दुखती रग है क्योंकि वो ख़वातीन के मुतालिक कोई बात सुनना नहीं चाहता। ज़ाहिर है, सही। अच्छा, एलामिये पे अब हम आ जाते हैं थोड़ा इसके ये जो G7 इजलास हुआ है इसके एलामिये पर, उस पर चाइना ने एतराज़ किया है, और ज़ाहिर है कि चाइना का एतराज़ बनता भी है क्योंकि उसके अंदर ताइवान का जिक्र किया गया है। चाइना ने कहा है कि जी मैं तो इसको अपने जो हमारे इंटरनल मामलात हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस समझता हूँ, मुदाखलत समझता हूँ, और ऐसा करने से गुरेज किया जाना चाहिए, हम इसको बहुत संजीदगी से लेंगे, ये चाइना ने कहा है। लेकिन चाइना की संजीदगी को ये ममालिक संजीदा ले रहे होंगे, दूर रखेंगे ख़ुद को इससे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इसमें मुदाखलत कर रहा था, विज़िट वहाँ से भी हो रहे थे, विज़िट ताइवान से भी हो रहे थे अमेरिका के, और उस पर चाइना ने फिर हमने देखा मशक़ें भी शुरू की। अभी अगर फिर से कुछ ऐसी बात सामने आती है तो हालात फिर इसका मतलब है कि मज़ीद गंभीर होंगे ताइवान को लेके मैम।
जी, ये तो काफी देर से स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और यूएस का। असल में जो वो यूएस है उसने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल साइन नहीं किया हुआ कि वो मुल्कों की जो EEZ है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्रों का 200 माइल का जो होता है, उसमें वो ट्रैवल करने से अपने आप को उसको रोका नहीं जा सकता, इसलिए कि उसने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल साइन नहीं किया। और वो उसका फायदा उठाते हुए साउथ चाइना सी में अपनी नेविगेशन करते रहते हैं। अभी उनका 7th फ्लीट वहां पे खड़ा हुआ है और उससे वो मशकें भी कर रहे थे। मसला ये कि शुरू से ही यूएस जो है वो ड्यूल पॉलिसी फॉलो कर रहा है। 1979 में उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और ताइवान के साथ तोड़ लिए और उन्हें पीपल्स टू पीपल्स रिलेशंस में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि कांग्रेसमैन वहां पे विजिट कर रहे हैं, उनके वज़रा वहां पे विजिट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ड्यूल पॉलिसी है। और चाइना के एहतजाज इस लिहाज से बनता है कि चाइना ये समझता है कि ये वन चाइना पॉलिसी है, होनी चाहिए कि ताइवान भी, मकाओ भी और इसी तरह से हांगकांग भी चाइना का हिस्सा है, और उससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रख सकता, बल्कि उसको पीपल्स रिपब्लिक दावा ये करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम करता है। तकरीबन दुनिया के तमाम ही ममालिक इसको करते हैं, कुछ ममालिक के अलावा, लेकिन अमेरिका ऐसा अमलन करता हुआ दिखाई नहीं देता है और फिर एतराज़ बनता है चाइना के। इसके ऊपर बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिना महमूद साहिबा। जी मैम। जी, मैं ये कह रही थी कि अमेरिका जो है वो इसलिए फॉलो कर रहा है कि उसको ताइवान की जरूरत है। ताइवान जस्ट 100 किलोमीटर पे है चाइना के, मेन चाइना के साहिल से, और वहां पे वो अपनी आर्मी प्रेजेंस रख के चाइना को कंटेन कर सकता है, इसलिए वो ताइवान से डिसएंगेज नहीं होना चाइना चाहता। को कंटेन करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका कर रहा है, और उसमें से ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिस पर चाइना बार बार अमेरिका को मना कर रहा है, नहीं हो रहा है, चाइना को प्रोवोक किया जा रहा है, वो मशकें भी कर रहा है, फ़ौजी भी तैनात कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि इससे बढ़कर भी इक़दाम किए जा सकते हैं। ताइवान को भी रुकना होगा, अमेरिका को भी रुकना होगा, लेकिन अब इसमें हमें ये जो 7 बड़े ममालिक हैं ये भी कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिना महमूद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिस पर बहुत दिनों से हमने बात नहीं की है, क्योंकि वहाँ से कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आज वहाँ से एक बड़ी चीज़ आई है, तो हमने ज़रूरी समझा आपसे डिस्कस करें। मैं जिक्र कर रही हूँ जी कुवैत का, जहाँ की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। कुवैत के वली अहद ने 2020 की कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ये जो असम्बली है इसको मार्च में अदालती फैसले के ज़रिए एक आइनी हल के तौर पर बहाल किया गया था। कुवैत की जो हुकूमत है और पार्लियामेंट है उसके दरमियान तातुल काबीना में रद्दोबदल के 22 असम्बलियों को तहलील किया जाता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार ये अमल हो चुका है, और यही हम देखते हैं कि इस अमल के बायस मुल्क में सरमायाकारी और इस्लाहाती अमल में रुकावटें जो हैं वो बार बार पैदा होती आ रही हैं। नाज़रीन, कुवैत में 2020 के इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अस-सबा ने इक़्तिदार संभाला था, लेकिन 2 साल बाद ही हुकूमत इक़्तिदार से अलग हो गई। सितंबर 2022 में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराए गए, जिसमें अपोजिशन जमातों ने तारीखी कामयाबी समेटी थी, लेकिन अभी हम क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि इख्तलाफात के बायस नई आने वाली हुकूमत भी इस मुल्क में जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ा सकी थी। कुछ ना कुछ मसाइल में ये मुल्क घिरा हुआ लगता है। अमीर कुवैत ने एक बार फिर पार्लियामेंट तो तहलील कर दी है, लेकिन नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। कुवैत में जो सियासी बहरान है ये क्यों शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ये शुरू कब हुआ था और क्या कभी ख़त्म हो पाएगा, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। कुवैत के वली अहद शेख मशअल अहमद अस-सबा ने 2020 की कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। कुवैत के वली अहद ने सरकारी टीवी पर खिताब में कहा कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी बुनियाद पर हम रियासती इदारों के इक़दामात पर दिलचस्पी से अमल करते हैं। हम रहनुमाई और मशवरे कबूल करते हैं और रहनुमाई फराहम करते हैं, ताहम सियासी मंजरनामा अवाम के लिए तकलीफ का बायस बन रहा है, जिसके असरात से निकलने के लिए हमें आइन की तरफ रुजू करने की जरूरत है। अवाम की तरफ जाने और उनकी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। अमीर कुवैत ने वजाहत की कि आइन को मद्देनजर रखते हुए और अवामी उमंगों का एहतराम करते हुए हमने 2020 की कौमी असम्बली को तहलील करने का फैसला किया है, जिसे आइनी अदालत के हुक्म से बहाल किया गया था, जो एक आइनी हल पर मबनी था। हम आने वाले महीनों में आम इंतखाबात की भी अपील कर रहे हैं। अल अरबिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मार्च में आईनी अदालत ने 2022 के कौमी असम्बली के इंतखाबात को कलादम करार देने
और 2020 में मुंतखब पार्लियामेंट को बहाल करने का फैसला सुनाया था। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि नए इंतखाबात के तहत जिन अफराद को कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर मुंतखब होने का ऐलान किया गया, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत ने खलीजी ममालिक में सबसे पहले 1963 में इंतखाबी पार्लियामान का क़याम किया था। इस वक्त से पार्लियामान के इंतखाबात हर 4 साल बाद मुनाकिद किए जाते हैं। हम आने वाले महीनों में इंतखाबात की भी अपील कर रहे हैं। अल अरबिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मार्च में आईनी अदालत ने 2022 की कौमी असम्बली के इंतखाबात को कलादम करार देने और 2020 में मुंतखब पार्लियामेंट को बहाल करने का फैसला सुनाया था। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि नए इंतखाबात के तहत जिन अफराद को कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर मुंतखब होने का ऐलान किया गया, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत ने खलीजी ममालिक में सबसे पहले 1963 में इंतखाबी पार्लियामान का कयाम किया था। उस वक्त से पार्लियामान के इंतखाबात हर 4 साल बाद मुनाकिद किए जाते हैं, लेकिन कुवैत का अमीर ही अपनी पसंद की इंतजामिया का इंतखाब करता है। 2020 में 50 रुकनी पार्लियामान के इंतखाबात के लिए 326 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 29 खवातीन थीं। ताहम इस बार किसी भी खातून को कामयाबी नहीं मिली। कुवैत के गैर सरकारी अपोजिशन इत्तेहाद ने मंशूर में इस्लाहात की बात की थी, बदउनवानी और बड़े कर्जों के खात्मे पर जोर दिया था। इस वक्त शेख अहमद नवाब अस्तबाह ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला, लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान इख्तिलाफात के बायस 2022 में ओहदे से अलग हो गए। अमीरी कुवैत ने नई कैबिनेट की तश्कील इसी काबीना को बतौर निगरान सेटअप काम जारी रखने का हुक्म दिया। सितंबर 2022 में कुवैत में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन ने अक्सरियत हासिल की, लेकिन मुंतखब पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान वज़ीर आज़म के दोबारा इंतखाब के मामले में इख्तिलाफात सामने पाए गए। चंद माह बाद ही अब दोबारा नए इंतखाबात कराने की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।